हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कैसे अफगानिस्तान की वेल इक्विप्ड 3.5 लाख सोल्जर्स, साथ में इनके पास खुद का एयरफोर्स होने के बावजूद ये सिर्फ 80,000 तालिबानी फाइटरों के सामने घुटने टेक दिए। दोस्तों, अफगानिस्तान की फ़ोर्स कोई छोटी मोटी फोर्स नहीं था। इनके पास करीब 3.5 लाख सोल्जर थे जो बहुत ही वेल ट्रेंड थे। इनको इंडिया, यूएसए समेत बहुत ही अलग अलग देशों में ट्रेनिंग प्रोवाइड किया गया था। साथ में इनके पास खुद का एयरफोर्स भी था। इनका एयरफोर्स इतना बड़ा भी नहीं था, पर तालिबानियों के हिसाब से काफ़ी था। इनके पास अच्छी खासी नंबर में 8 हेलीकॉप्टर का फ्लीट मौजूद था। साथ में सुपर टुकानो जैसे एडवांस एयरक्राफ्ट भी इनके पास मौजूद था। साथ में अफगानिस्तान को अलग अलग देशों की सपोर्ट था, जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था तालिबान के खिलाफ में। वहीं पे इनके सामने 80,000 तालिबानी फाइटर, साथ में कुछ अलकायदा को मिला के 1 लाख के करीब फाइटर थे। अलग अलग सोर्स की तरफ से ये दावा किया जा रहा था तालिबान को काबुल समेत पूरा अफगानिस्तान को अपनी कंट्रोल में लेने के लिए 2 से 3 महीने लग जाएगा, पर सरप्राइजिंगली ये बस कुछ ही दिनों में काबुल समेत पूरा अफगानिस्तान को अपनी कंट्रोल में ले लिए। यहाँ तक यूएसए की प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ये भी बोले थे 3.5 लाख वेल ट्रेंड अफगानी सोल्जर के सामने सिर्फ 78,000 तालिबानी टिक नहीं पाएंगे। दोस्तों, काबुल के ऊपर तालिबान की कब्जा होने के बाद सभी देशों ने अपनी अपनी लोगों के साथ अपनी अपनी एम्बेसी से लोगों को इवैक्यूएट कर रहे हैं। दोस्तों, अब समझेंगे आखिर क्या स्ट्रैटेजी था तालिबान का कि वो इतना बड़ा फोर्स को इतने आसानी से बिना युद्ध करके, बहुत ही कम युद्ध करके आप कह सकते हैं, हरा दिया। पहले के टाइम में यानी कि 1996 से लेकर 2001 तक जो तालिबान था उसको ना ही इंटरनेशनल पॉलिसी ना ही डिप्लोमेसी कुछ भी पता नहीं था। पर आज के टाइम पे जो तालिबान है वो बहुत ही चालाकी तरीके से डबल गेम खेल लिया। तालिबान का जो स्पोक्स पर्सन है वो कतर की दोहा से बैठ के नेगोशिएट कर रहे थे, और इधर जो ग्राउंड लेवल पे उनका कमांडर फाइटर्स मौजूद थे वो आक्रामक रवैया दिखाते हुए एक के बाद एक बड़े छोटे सिटी को अपनी कंट्रोल में लेते चले गए, ताकि तालिबानियों के पास एडवांटेज रहे और नेगोशिएट करने में बहुत ही आसान हो जाए। अफगानिस्तान का जो 3.5 लाख वेल ट्रेंड सोल्जर की हार होने की जो मुख्य कारण था, यानी कि जो मेन वजह था, वो था डर। तालिबानियों ने इनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बना रहे थे। अफगान फोर्स जो लड़ रहे थे उनको प्रॉपर तरीके से एयर सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया गया, यानी कि जिस तरीके से बॉम्बिंग वगैरह करना चाहिए था उस तरीके से बॉम्बिंग वगैरह नहीं किया गया। ना ही सप्लाई चेन को मेंटेन रखा गया। उनके पास स्टोरेज का भी बहुत कमियां था। इसके साथ अफगानिस्तान का पोर लीडरशिप जो एक बहुत बड़ा कमियां निकल के सामने आया। दोस्तों, अफगानिस्तान का जो सरकार यानी कि अशरफ गनी का जो गवर्नमेंट था वो इतना भी अच्छा नहीं था, वो बहुत ही करप्टेड निकल के सामने आया। अफगानिस्तान का जो फोर्सेस थे उनके मन में तालिबान का डर पहले से था, ऊपर से तालिबान की तरफ से उनको ऑफर भी दिया गया। कुछ सोल्जर ऐसे भी थे जो युद्ध शुरू होने से पहले ही देश छोड़ के भाग गए, और कुछ ऐसे भी थे जो बॉर्डर के करीब वाले इलाकों में युद्ध लड़ रहे थे। वो युद्ध को छोड़ के, यानी कि जो वार का फील्ड है उसको छोड़ के अलग देशों में भाग गए। कंधार में जो अफगानी फोर्सेस तालिबान का सामना कर रहे थे उनको तालिबान की तरफ से ये ऑफ़र दिया गया कि अगर आप युद्ध ना करके सरेंडर कर दोगे तो हम आपको एक लेजर पास देंगे। वो एक प्रकार का डॉक्यूमेंट तालिबान की तरफ से दिया गया। जिस डॉक्यूमेंट दिखाओगे तो कंधार से जब आप निकलोगे तब चेक पोस्ट है, आप दिखाओगे चेक पोस्ट पे, तब आपका कुछ नहीं किया जाएगा, आप आराम से कंधार से बाहर निकल पाओगे। दोस्तों, युद्ध शुरू होने से पहले तालिबानी फाइटर के पास कोई बड़ा एडवांस हथियार नहीं था, बस कुछ मशीन गन था और साथ में कुछ असल्ट राइफल और कुछ मैनपावर था। पर जैसे जैसे अफगानी फोर्स की हार हुआ, यानी कि वो सरेंडर किए, वैसे वैसे उनके हाथ में वेस्टर्न हथियार यानी कि जो अमेरिका की जो एडवांस हथियार है उनके हाथ में लगा। जब बिना बताए यूएस की फोर्स ने बाग्राम एयरबेस को छोड़ दिए थे, इसका फ़ायदा लेते हुए अफगानी तालिबानियों ने इसको कब्जा किया, और कब्जा करने के बाद बहुत ही एडवांस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल के समेत और भी बहुत सारे वेपन को अपने कब्जे में ले लिए थे। अफगान की फोर्स जैसे डर के मारे अपनी एक एक एयरबेस या फिर कोई आर्मी बेस को छोड़ रहे थे, तब उसका फ़ायदा लेते हुए तालिबानियों की तरफ से उसके ऊपर कब्जा किया जा रहा था, और साथ में जो अम्युनिशन डिपो था उसको ऊपर भी कब्जा किया जा रहा था, और उसको अपनी कंट्रोल में लेके उससे सब कुछ लूट लिया जा रहा था। इससे तालिबान को एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिला। एडवांस इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल, हेलीकॉप्टर, एडवांस वेपन, मैनपावर, ऐसे बहुत सारी चीज़ उनके हाथ में लग गया। दोस्तों, तालिबान एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर ट्रस्ट करना बहुत बड़ा गलती होगा। यानी कि वो एक तो कतर की दोहा से बैठ के नेगोशिएट कर रहे, दूसरे ग्राउंड लेवल पे उनका फाइटर एक से लेकर एक से बड़े सिटी को अपने कब्जे में ले रहे थे। पहले कंधार को अपनी कब्जे में लिए। कंधार इनके लिए बहुत ही मायने रखता है क्योंकि उनका बर्थ प्लेस है, यानी कि तालिबान का जो ओरिजिन है वो ही कंधार से हुआ था। साथ में जो पाकिस्तान का बॉर्डर वही कंधार पे लगता है, इसीलिए पाकिस्तान से अलकायदा से या फिर अलग कोई आतंकवादी संगठन से उनको डायरेक्ट एक्सेस भी मिल रहा था। इसके बाद हेरत जो अफगानिस्तान का एक बहुत बड़ा सिटी है उसको अपनी कब्जे में ले लिए। फिर मज़ार-ए-शरीफ
एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जगह था, क्योंकि 1990 पे तालिबान के खिलाफ में यहीं पे एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस देखने को मिला था। पर इस बार तालिबान ने बहुत ही आसानी से मजार शरीफ को जीत लिया। मजार शरीफ के बाद जलालाबाद को अपने कब्जे में लिया। जलालाबाद को लेने के बाद काबुल के अंदर इनका फाइटर एंटर कर गए। दोस्तों, इनका कहने और करने में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि इन्होंने ऊपर दोहा पे बैठ के ये बोल रहे थे कि हम काबुल के अंदर नहीं एंटर करेंगे, ना ही काबुल के अंदर कोई खून खराबा होगा, ना ही किसी का जान जाएगा। पर इनका जो फाइटर है काबुल के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को अपने कब्जे में ले लिए थे। अफगानिस्तान की प्रेसिडेंट थे जो अशरफ घनी, उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपना सत्ता सौंप दिए और रिजाइन किए। रिजाइन करने के बाद देश छोड़ के चले गए। कुछ सोर्सेस ये दावा करते कि वो ताजिकिस्तान चले गए और कुछ ये दावा करते कि वो यूएई चले गए। और रशियन एम्बेसी की तरफ से ये बोला गया था जब अशरफ घनी अपने देश को छोड़ के गए थे तब वो 4 कार के साथ, एक चॉपर के साथ, यानी कि हेलीकॉप्टर के साथ उन्होंने पूरी तरह से जो पैसा है भर भर के लेके गए थे। दोस्तों, इसे आप समझ सकते हो अफगानिस्तान के जो सिविल वॉर, ये अफगानिस्तान के लोगों को किस तरह से एक डार्क एज की तरफ लेके जा रहा है। जिस हालत था 1996 से 2001 तक, फिर से वही हालत होने वाला है अफगानिस्तान के लोगों का। यहाँ पर जो महिला है उनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं दिया जाता है, ना ही घर से निकलना दिया जाता है। शरिया कानून लागू करेंगे, इनकी दिमाग में तो क्या ही चलता रहता है भाई। दोस्तों, अफगानिस्तान में तालिबान का वापस आना, यानी कि तालिबान का रूल करना अफगानी लोगों के लिए एक बुरे सपने की तरह है। ये तो उनको एक डार्क एज की तरफ लेके जाएगा ही जाएगा। और इसके साथ यहाँ पर जो लोगों के ऊपर बहुत ही अत्याचार किया जाएगा, और सबसे ज़्यादा जो अत्याचार का शिकार होंगे वो होंगे महिला। यहाँ पर जो जीने के लिए कुछ अधिकार होता है इंसान का, वो महिलाओं को नहीं दिया जाता, यानी कि इतना अधिकार होता है कि एक महिला का जीने के लिए वो इनफ नहीं होता है। यहाँ पर महिलाओं का स्कूल जाना मना, कॉलेज जाना मना, जॉब करना मना, यहाँ तक घर से निकलना मना। अगर कभी मुश्किल से निकलेंगे वो अपनी पुरुष साथी, यानी कि जो मेल पार्टनर है उसके साथ ही निकल पाएंगे। दोस्तों, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हो जो अफगानिस्तान का फ्यूचर है वो किस तरह से होगा। आपका राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। साथ में हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ लाइक शेयर भी कर सकते हैं। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।